भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर, तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर, कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा, देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी,
बेटा तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी, कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। की शादी एक बड़े घर के लड़के यानी कि राजेश के साथ होती है। राजेश की 4 बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती है। अरे पापा, ये राजेश के लिए कैसी छोटी सी हिट की लड़की ब्याह लाए आप? हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। गौरी को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? इकलौता बेटा है हमारा, समझी? वो तो तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। ननदे सास को भरती और सास गौरी से लड़ती। ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ आए दिन मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है, क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ? अरे क्या बोलूं? अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा होना तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आते हैं ससुराल से? माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। गौरी एक प्यारे से बेटी की माँ बनती है। सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं गौरी, पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता। गौरी के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। गौरी ननद को फोन करती है। दीदी, अब जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो ना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है, दवाई का खर्चा और मुन्ने की पढ़ाई का खर्चा काफी है, कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो गौरी, तुम तो जानती हो मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना, हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी इनको। गौरी समझ जाती है।
वो दूसरी ननद को फोन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा, वो तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। गौरी के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। ना पति काम करना चाहता है और ना ननदे मदद। फिर एक रोज गौरी की सहेली कहती है, गौरी, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती? अरे लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पर ही हैं, वो लोग संभाल लेंगे। तू चल मेरे साथ। गौरी ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। गौरी अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर मेरे गौरव का भी एडमिशन हो सकता है क्या? अरे कैसे बात कर रही है गौरी, जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता। तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है। लेकिन गौरी भी ठान लेती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ। गौरव का कल एडमिशन है। अरे वो तो ठीक है गौरी, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ। गौरव कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। गौरी, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। गौरी सास की ओर मुस्कुराकर देखती है। आप भी तो मेरा साथ दे रही है ना। अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गा भी खिला दिया करो, क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो। अरे शर्म तो आती नहीं, सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। गौरी अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूंगी। हाँ बच्चा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। उसके जाने के बाद कहाँ से लाएगी पैसे ड्रेस के? माँ, वो पास वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सभी से तो उधार ले चुकी है तू, कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। अरे माँ जी, गौरव कुछ बन जाए तो मुझे कमाने की क्या जरूरत, फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। एक दिन गौरव कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उसे कहता है, देखा गौरी, तेरी तपस्या खत्म हुई। इतने सालों से जो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद गौरी की ननद गौरव के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेकर आई थी गौरव के लिए, सुना अच्छा कमा रहा है। क्यों? देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जिसे उतारना है। तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा, कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। गौरी लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है, मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। गौरी बहन, बहुत मेहनत की तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। गौरी घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद की अय्याशी के लिए, वो हम लोग क्यों भरे? उनका कर्जा है वो देखे। हाँ, लेकिन क्या करूं,
माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे? पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे? कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे? मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्जा है वही निपटाए। गौरी बेटे बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अंदर न आकर वहां से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर गौरी की आंख लाल हो जाती है। मैनेजर समझ जाता है कि गौरी की उम्मीद टूट चुकी है। वो उसके हाथ में इस्तीफा रखकर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है?